हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9 गणित। और इसका अंतिम पाठ है पाठ 14 बीजीय व्यंजक। उसको देखेंगे, उसके कार्यपत्र को तो आज हम लोग पाठ 14 पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। और इसके एक एक प्रश्न को आसानी से हल करना सीखेंगे। लेकिन इसके पहले हर बार की तरह बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। मेरे चैनल का नाम आप सभी को पता है, ललित गुप्ता सर 560 है ना, पीछे 560 है, ललित गुप्ता सर 560। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें इसको, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो भी मिलती रहेगी। और आपको विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी विषय वस्तु ऐसी है जो आपको पूरी तरह से ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझा पाया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के नीचे जो कमेंट है, जो हमारा जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे पता चलता रहेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो चलते हम लोग और इसके एक एक विषय वस्तु को समझते। इसको समझने से पहले हमें दो बिंदु समझने होंगे, एक चर और दूसरा अचर। चर और अचर क्या होते हैं? चर से तात्पर्य होता है जो वस्तु विचरण करती हो, है ना, ठीक है, जो अस्थायी हो, है ना, जो विचलित होती है। और है ना, तो जो चर है इसका मान जो है, जो चर का मान है वो स्थिर नहीं होता, ठीक है, स्थिर नहीं होता है, ठीक है। चर का मान क्या होता है? स्थिर नहीं होता है। और चर को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक्स, वाई, है ना, एल, एम, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर अचर होता है। अचर जो है ये, इसका मान जो होता है, अचर का मान निश्चित होता है। इसका मान जो होता है निश्चित होता है, निश्चित मान होता है इसका, निश्चित मान, ठीक है। इसका मान निश्चित होता है, ठीक है। और इसमें बदलाव नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसका मान निश्चित होता है। जैसे 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3, इस तरह से ये इनके जो मान हैं वो स्थिर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ गतिविधियों को समझेंगे, है ना। इस पाठ को करने से पहले आपको कुछ गतिविधियां समझा देता हूं मैं, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग एक एक गतिविधियों को। तो देखिए आप लोग, तो यहाँ पर कुछ गतिविधियां हैं। जैसे अवनी ने चर राशियों व अचर राशियों के द्वारा निम्न उदाहरणों की मदद से व्यंजकों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है ना। अवनी ने इन चर और अचर जो राशियां हैं इन उदाहरणों के माध्यम से, जैसे मान लेते हैं y में 5 जोड़ना है ना, तो y में 5 जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे? y प्लस 5, ठीक है ना। y में जब भी 5 जोड़ेंगे तो y प्लस 5 करेंगे। यदि t में से 7 घटाना है, ये ध्यान रखेंगे, इसी के पर हमारे सारे प्रश्न आधारित हैं, तो t -7 कर देंगे। a को 10 से गुणा करेंगे तो 10a कर देंगे, और x को 3 से भाग देंगे तो x/3 हो जाएगा। और q को -5 से गुणा करेंगे तो -5 से गुणा करने पर ये -5 और इंटू q है तो q पीछे आ जाएगा। पहले x, ध्यान से रखेंगे, अब यहां ध्यान से समझेंगे, पहले x को 3 से गुणा करेंगे और फिर प्राप्त गुणनफल में 2 जोड़ेंगे, तो 3 से x को गुणा करेंगे तो 3x, है ना, और प्लस फिर 2 जुड़ जाएंगे। पहले y को 2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल को 5 में से घटाएंगे तो 2y - 5, ठीक है। इस तरह से ये इस प्रकार अन्य सरल व्यंजकों को भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और मैं आपको बताने का आगे प्रयास करूंगा, है ना। तो कुछ और हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि और नीचे देखते हैं व्यवहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग कैसे होगा। देखो, तो सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है, अर्थात 10 कंचे जो है सरिता के पास अधिक है अमीना से। तो मान लीजिए, मान लो अमीना के पास x कंचे है, तो सरिता के पास क्या होगी? x + 10, क्योंकि 10 कंचे ज्यादा है ना, तो अमीना के पास यदि x है तो x + 10 हम कर देंगे। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है ना। बालू नाम का एक लड़का है, वो राजू से 3 वर्ष का छोटा है। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए जैसे राजू की आयु 1 है तो x - 3 वर्ष कर देंगे। ये आप समझ लेंगे तो आपको प्रश्न को हल करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। विकास की आयु राजू की आयु की दुगनी है। विकास की आयु राजू की आयु की दुगनी है। विकास की आयु जो है राजू की आयु से, मतलब
विकास की आयु राजू की आयु से दुगनी है, फिर या फिर राजू की जो आयु है वो आधी है विकास से, है ना। तो मान लीजिए राजू की आयु x वर्ष है, तो हम विकास की आयु 2x कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। और इसके बाद राजू के पिता की आयु राजू के आयु के द्विगुण से 2 वर्ष अधिक है ना। राजू की आयु मान लेते हैं 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो 10 वर्ष है राजू की आयु, तो राजू की आयु का तिगना इंटू 3 बराबर 30, फिर 30 में भी 2 वर्ष और जुड़ेंगे तो +2 बराबर 32 होंगे ना, इस तरह से जोड़ेंगे। तो मान लीजिए राजू की आयु x वर्ष है, तो राजू के पिता की आयु क्या होगी 3x, है ना। 10 में 3 का गुणा किया हमने, 3x + 2, फिर 2 जोड़ दिए, इस तरह से ये हमारे हमें समझ में आ रहा है अच्छे से। और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। आप मुझे फोन भी लगा सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, तो मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। अब हम लोग जब हम समझ चुके हैं तो किस तरह से इन प्रश्नों को हल करेंगे देखेंगे। एक पेटी में 50 आम हैं, आप पेटियों की संख्या के पदों में आम की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे। यदि पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग हो रहा है ना, पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग हो रहा है, तो एक पेटी में अब पेटी की संख्या में बी है और एक पेटी में 50 आम है, तो हमारे पास एक ही पेटी है, तो बी बराबर 50, यानी बी में बी नाम जो बी पेटी है उसको बी से दर्शाया गया है और उसमें 50 आम है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, क्योंकि एक ही पेटी है ना, तो 50 बी करते हैं, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएगा 50 बी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। लीला राधा की छोटी बहन, ध्यान से समझेंगे, लीला राधा की छोटी बहन है ना, मतलब लीला राधा की छोटी बहन है अर्थात राधा बड़ी है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं। राधा की आयु के लिए x का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहां हल करेंगे थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यहां देखेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि राधा की आयु जो है वो कितनी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं राधा की आयु 10 वर्ष है, तो लीला की, है ना, तो लीला की कितनी होगी, लीला की आयु कितनी होगी 10, और उसमें से माइनस करेंगे 4 बराबर 6 वर्ष होगी, ठीक है, यदि, ठीक है। अब इसको नीचे हल करेंगे, क्या मान लो लीला की आयु जो है, लीला की आयु बराबर राधा की आयु, राधा की आयु -4 वर्ष, है ना। तो लीला की आयु यदि x है तो x बराबर यहां पर x -4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा जो उत्तर आएगा, है ना, वो क्या आएगा, तो है ना, अब हम लोग यहां लीला की आयु निकालेंगे, लीला की आयु बराबर राधा की आयु, तो यहां पर एक ये राधा की आयु 4 है ना, 4 है, तो यहां पर x जो है x बराबर हम x -4 करेंगे, तो हमारा उत्तर क्या आएगा x -4, ठीक है। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी इसको नोट करते रहें। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है, विद्यार्थी की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5 देता है, अपने को पता नहीं विद्यार्थी कितनी है, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। तो विद्यार्थियों की संख्या के लिए x का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, मान लेते हैं विद्यार्थी, यदि थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि यदि विद्यार्थी जो है, जैसे मान लो एक विद्यार्थी को, यहां पर हल करेंगे इसको, है ना, तो एक विद्यार्थी को वो क्या करता है, शिक्षक एक विद्यार्थी को देता है 5, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को क्या मिलेगी, यदि 2 विद्यार्थी होंगे तो 10 पेंसिल हो जाएगी, है ना।
सॉरी 2 पंजे 10 तो 10 हो जाएगी। यदि 3 विद्यार्थी होंगे तो 30 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे तो कुल विद्यार्थी जो वांछित पेंसिल है तो हम लोग लिखेंगे, इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं कुल वांछित कुल वांछित तो कुल वांछित कितनी होगी? कुल वांछित पेंसिल होगी, पेंसिल संख्या कितनी संख्या आएगी? तो बराबर 5x करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में सभी को? अब हम आगे चल, अब हम कार्यपत्रक 2 पे चलेंगे। तो निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। बहुत सरल है ना। यहां पर हम जानते हैं कि p जो है ना, ये चर है और ये संख्या अचर है। ठीक है, एक संख्या चर है और ये 7 जो है अचर है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे p + 7। ठीक है, p में से 7 घटाना है तो है ना, तो p - 7। ठीक है ना। इसके बाद है -p को 5 से भाग देना है, -p को 5 से भाग देना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -p भाजक 5, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर -p भाजक 5। ठीक है, बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब p को 7 से भाग देना है तो इसको p को 7 से भाग देना है तो p भाजक 7 है ना, बराबर, या फिर यहाँ बराबर नहीं लगा के या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर है ना p बटा 7। ठीक है, इस तरह से ये हमारा प्रश्न हुआ। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग कार्यपत्रक 3 पर। यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। तो p बराबर, मान लो p बराबर -2 है तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर p -2 है तो कोष्टक में -2 कर देंगे। ठीक है, और फिर प्लस जो है वो 7 कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं आराम से। तो ये इंटू होगा, एक प्लस और एक माइनस है तो गुणा के नियम से 4 दूनी 8 होगा, लेकिन माइनस का 8 होगा, है ना, और प्लस 7 होगा तो बराबर इसको -1 उत्तर जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो -1 उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है P7 है तो P है ना, P हमारा 7 है ना, सॉरी P को -2 करेंगे ना तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर 7 -2 फिर +6। तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 माइनस का 14 +6 तो बराबर उत्तर क्या आएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 में से प्लस के 6 घटेंगे तो माइनस की बड़ी संख्या, इसलिए माइनस का उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 3 है, -2 है, +9 है तो इसको हल करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएंगे, माइनस के +9, प्लस की संख्या बड़ी है तो माइनस में से प्लस घटेगा तो उत्तर आ जाएंगे हमारे 3। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले। अब हम लोग अधिगम परीक्षण पर पहुंचे हैं। कीजिए व्यंजक के चरों व अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसको, तो अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आपको पूरे नियम बताए थे। अब संख्याओं का x तथा y का योग का आधा, तो हम क्या करेंगे, पहले तो x + y और इसका आधा क्या लिखेंगे बटा 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और x + y। ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्या लिखेंगे हम लोग, p और q है तो p q है ना, और इसके बाद बटा 2 कर देंगे। ठीक है, गुणनफल का आधा है, इनका गुणनफल हो जाएगा। इसके बाद यदि z को स्वयं उससे गुणा किया जाए तो z1 × z1 बराबर z² हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हुआ हमारा, z² हो गया। ठीक है, इसके बाद है a तथा b के गुणनफल में से उसके योगों को घटाना। a तथा b का गुणनफल, जैसे मान लो a × b
के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है, a प्लस बी को घटाना है। ठीक है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ए बी है ना, और माइनस कोष्टक में a प्लस बी कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। है ना, 10 में से, ये ना पांचवा प्रश्न है, 10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना। 10 में से तो हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस है ना y इंटू जेड, है ना, y और यहाँ पर इंटू जेड का प्रयोग करेंगे, है ना, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, या कैसे लिखेंगे, 10 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, सॉरी 10 एक्स और जेड लिख देंगे। ठीक है, 10 माइनस एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है x बराबर 1 के लिए व्यंजक का मान ज्ञात करना, है ना, x बराबर 1 है तो फिर व्यंजक का मान क्या ज्ञात करेंगे, तो बराबर x का मान 1 है तो 1 प्लस 4 बराबर क्या होगा, 5 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब यहाँ x है तो 4, और इसको हम हल करेंगे तो कोष्टक में 1 और है ना माइनस 3 हो जाएंगे, तो 4 एकम 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो बराबर उत्तर क्या आएगा हमारा, 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को ऐसे दर्शाया गया है। समबाहु, यहाँ त्रिभुज बनाएंगे समबाहु, जैसे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती। ठीक है, और इसकी भुजा को ऐसे दर्शाया गया, तीनों भुजाओं को ऐसे दर्शाया गया। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को ए का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। इसके परिमाप को, तो त्रिभुज का परिमाप यहां लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप जो है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप परिमाप थोड़ा सही कर देते हैं, परिमाप है ना, है ना, जो कितना होगा, परिमाप है ए धन ए धन ए। ठीक है, इस तरह से इसका, तो बराबर इसको अपन लोग 3a भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3a में भी इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो बराबर 3a इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, ओ तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, वर्तमान आज की आयु उसकी y वर्ष है, और आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए रफ में इसको करके देखते हैं। तो इसको करके देखते हैं अपन लोग, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो मान लेते हैं है ना, कि अभी जो है सरिता, अभी जो है सरिता की आयु जो है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 10 वर्ष है, 10 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, 10 प्लस यानी धन 10 को 5 में जोड़ेंगे, 10 प्लस 5 जोड़ेंगे तो फिर 15 वर्ष हो जाएगी 5 साल बाद। ठीक है, अब इसको यहाँ हल करते हैं, आप अच्छे से देख लें एक बार रफ में। इसके बाद इसको यहाँ हल करते हैं, तो सरिता की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो उसकी आयु को हम लिखेंगे y तो है ही सही, प्लस 5 हो जाएगी, 5 वर्ष होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सरिता की जो 5 वर्ष बाद, है ना, सरिता की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगी, बराबर x प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, इस तरह से हमने इस पार्ट को पूरा किया। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, है ना। लगातार वीडियो पर बने रहें, है ना, अगली वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।